नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगा बैन, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत की गई कार्रवाई। पहले भी लग चुकी है कई वीडियो पर पाबंदी। 81 बॉन्ड्स के मामले में येस बैंक को झटका। बैंक के 2020 के फैसले को किया मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द। निवेशकों को मिली बड़ी राहत। टेलीकॉम कंपनियों ने जताई CNAP लागू करने में असमर्थता। तकनीकी दिक्कतों का दिया हवाला। ट्राई ने दिया था CNAP का प्रस्ताव। जवानों के नाम पर होंगे अंडमान और निकोबार के 21 अज्ञात द्वीप। परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं ये जवान। इससे पहले किया जा चुका है रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और INS वागीर पनडुब्बी नौसेना में हुई शामिल। कलवरी श्रेणी की यह 5वीं पनडुब्बी 2017 में शामिल की गई थी। श्रेणी की पहली पनडुब्बी। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। बीबीसी न्यूज पर यह कार्रवाई IT नियम यानी सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत की गई है। मंत्रालय ने इसके तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसा किया है। दरअसल बीबीसी न्यूज के इस विवादित वीडियो में साल 2002 के दौरान गुजरात में हुए दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। इसे सरकार ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर चोट करने वाला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो को औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक बताया है। गौरतलब है कि सरकार इससे पहले भी सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत कई YouTube चैनलों पर कार्रवाई कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम लाए गए थे। औपचारिक रूप से इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम कहा जाता है। इन नियमों के द्वारा पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश नियम 2011 को प्रतिस्थापित किया गया था। 2021 के ये नियम व्यापक तौर पर सोशल मीडिया, OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार के नियमन से संबंधित है। इन नियमों का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए प्रावधान करना है। इसके साथ ही यह इन उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही तय करना भी इन नियमों का मकसद है। इस तरह इन्हें सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था। गौरतलब है कि इन नियमों की धारा 16 का उपयोग करते हुए सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह धारा आपात स्थिति यानी जहां कोई देरी स्वीकार्य नहीं है उसमें किसी सूचना को अवरुद्ध करने के संबंध में सरकार को शक्ति प्रदान करती है। यह सरकार को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने का आदेश देने की अनुमति देती है। ऐसी कार्रवाई बिचौलियों या प्रकाशकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना की जा सकती है। यही वजह है कि इन नियमों के आलोचक इसे सेंसरशिप के समान बताते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में समाचार पत्र, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत पंजीकृत होते हैं, जबकि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के तहत काम करते हैं। बीते दिनों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने IT नियम 2021 के मसौदा संशोधनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इनका कहना है कि समाचार रिपोर्ट्स की सत्यता की जांच और इसके निर्धारण का अधिकार केवल सरकार के हाथों में होना गलत है, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से गलत पाई जाने वाली न्यूज से निपटने के लिए
पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। इनके मुताबिक ये संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर डालेंगे। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अवधारणा को भी प्रभावित करेंगे। इससे पहले भी इस संगठन ने आईटी नियम 2021 के उस प्रावधान का विरोध किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार को बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी प्रकाशित समाचारों को ब्लॉक करने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार है। दरअसल बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में एक संशोधन जारी किया। यह संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3(1)(b)(v) से संबंधित है। संशोधित मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ता ऐसी कोई सामग्री पोस्ट ना करें जिसकी पहचान पीआईबी की तथ्य जांच इकाई या केंद्र सरकार द्वारा तथ्य जांचने के लिए अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा नकली या गलत के रूप में की गई है। गौरतलब है कि साल 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं हेतु दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम अधिसूचित किया था। ये नियम सोशल मीडिया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार के नियमन से संबंधित है। इसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्लीकेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रशासकों के लिए एक कानून अनुपालन एवं शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना था। हाल ही में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने आईबीसी यानी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्तावित संशोधन पर मंत्रालय ने सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस प्रस्ताव का मकसद आईबीसी के कामकाज में अंतराल और कमियों को दूर करना है। इसमें किसी कंपनी को डिफॉल्ट या दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को लगभग स्वचालित बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए डिजिटल डेटा के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक इससे कंपनियों के दिवालियेपन के मामलों को स्वीकार करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। संशोधन में दूसरा प्रस्ताव है कि प्री पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया को अब अन्य फर्मों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया को कोविड-19 महामारी के दौरान केवल एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लाया गया था। तीसरे संशोधन का संबंध ऐसे मुद्दों से है जो रियल एस्टेट कंपनियों की दिवालियेपन की स्थिति से उत्पन्न हुए हैं। इनसे निपटने के लिए अब एक विशेष रियल एस्टेट परियोजना और बड़ी कॉर्पोरेट इकाई के बीच अंतर स्थापित किया गया है। इसका मतलब अगर एक रियल एस्टेट परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसे अन्य परियोजनाओं पर काम जारी रखने की अनुमति मिल सकती है, जबकि तनावग्रस्त परियोजना से अलग से निपटा जाएगा। इसे घर खरीदारों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा संशोधनों में कंपनी के लेनदारों को आय वितरित करने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इन्हें आईबीसी की धारा 53 के तहत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार परिसमापन मूल्य तक आय प्राप्त होगी। साथ ही इस तरह के परिसमापन मूल्य पर कोई भी अधिशेष सभी लेनदारों के बीच उनके असंतुष्ट दावों के अनुपात में समान रूप से वितरित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को साल 2016 में लाया गया था। इसे किसी कंपनी की दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति में एक चरणबद्ध, समयबद्ध और सामूहिक प्रक्रिया प्रदान करके कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने के मकसद से लाया गया था। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने येस बैंक के AT1 यानी एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने वाले फैसले को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने बैंक को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इस फैसले से इन बॉन्ड्स में निवेश करने वाले संस्थागत और खुदरा निवेशकों को राहत मिली है। ये निवेशक पिछले 3 साल से कई मोर्चों पर इस मामले में कानूनी जंग लड़ रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में येस बैंक की बेल आउट योजना के हिस्से के रूप में करीब 8,415 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया था। अगर आसान शब्दों में कहें तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी गई थी। इसके खिलाफ बैंक के AT1 बॉन्ड धारक कोर्ट चले गए थे। AT1 बॉन्ड एक प्रकार के असुरक्षित बॉन्ड होते हैं। इन्हें बैंकों द्वारा बेसल 3 मानदंडों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। इन बॉन्ड्स को एक प्रकार के स्थायी ऋण साधन के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। इस मामले में जारीकर्ता के पास कॉल विकल्प होता है। इस विकल्प के तहत बैंक या जारीकर्ता द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद इन बॉन्ड्स को वापस खरीदा जा सकता है। इन्हें आमतौर पर बिना किसी परिपक्वता अवधि के निजी नियोजन के आधार पर जारी किया जाता है।
चूंकि ये बॉन्ड्स अन्य ऋण उत्पादों की तुलना में निवेशकों को ज्यादा रिटर्न या मुनाफा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें उच्च जोखिम वाला साधन माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा जोखिम यह होता है कि संस्थागत विफलता के मामले में बैंकों को ब्याज भुगतान रोकने की अनुमति होती है और यदि जरूरी हो तो इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ भी किया जा सकता है। हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज जर्नल में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र पर खतरे की घंटी लटक रही है। इस वित्तीय संकट का कारण जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता और इन क्षेत्रों में किया गया अत्यधिक निवेश है। ऐसे में इन क्षेत्रों से संबंधित ऋण में वृद्धि के साथ ऋण चुकाने की प्रवृत्ति में कमी देखी गई है। साथ ही क्षेत्र से संबंधित ज्ञान और अनुभव की कमी भी खराब वित्तीय हालत के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक खनन क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का 60% हिस्सा तेल और गैस निष्कर्षण क्षेत्र का है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र के ऋण का 5वां हिस्सा पेट्रोलियम शोधन और संबंधित उद्योगों का है। वहीं बकाया ऋण का 5.2% थर्मल पावर प्रोडक्शन क्षेत्र का है, जबकि बिजली क्षेत्र का 17% ऋण नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। ऐसे में पता चलता है कि अधिक प्रदूषणकारी और महंगी बिजली का कारण भारतीय बैंक और संस्थागत निवेशक के वित्तीय निर्णय यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर कम निवेश या कम वित्तीय उपलब्धता है। इसके अलावा रिपोर्ट का कहना है कि 154 वित्त पेशेवरों में से आधे से भी कम के पास पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जानकारी मौजूद थी। वहीं 10 प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से केवल 4 इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करते हैं। चिंता की बात यह है कि ये कंपनियां भी इस जानकारी को वित्तीय योजना बनाते समय में प्रयोग नहीं करती हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण का 10% हिस्सा उच्च कार्बन उद्योग जैसे बिजली उत्पादन, रसायन, लोहा और इस्पात और विमानन का है। इसके अलावा स्वयं ये उद्योग भी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में ये संस्थान इन स्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साल 2030 तक भारत अपनी बिजली की जरूरतों का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करना चाहता है। ऐसे में इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन के वित्त पोषण की आवश्यकता है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सबवे कंपनी के ट्रेडमार्क उल्लंघन वाले मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी का सब शब्द पर एकाधिकार नहीं हो सकता है। किसी अन्य के द्वारा सब को अपने लोगों में उपयोग करना सबवे कंपनी के लोगों की कॉपी नहीं है। कोर्ट ने तर्क दिया कि सब का मतलब केवल सबवे कंपनी का सैंडविच नहीं होता है, इसका उपयोग व्यापक रूप से सबमरीन सैंडविच के लिए भी किया जाता है। सब शब्द का उपयोग एक बेलनाकार लंबे ब्रेड के बीच में पदार्थ भरकर बनने वाले उत्पाद के लिए किया जाता है। दरअसल सबवे कंपनी ने दिल्ली स्थित इन्फिनिटी फूड्स रेस्तरां के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने अपने नाम और लोगो यानी सुबर्ब को सबवे के समान ही बनाया है, जो ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन है। सबवे ने सुबर्ब पर मेन्यू कार्ड, आउटलेट सजावट और व्यंजनों के ट्रेडमार्क के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। लिहाजा यह मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ट्रेडमार्क का मतलब एक प्रतीक, डिजाइन, शब्द या वाक्यांश से होता है। इससे किसी व्यवसाय या कंपनी की पहचान जुड़ी होती है। किसी वस्तु या सेवा का ट्रेडमार्क होने से उपभोक्ता उसकी पहचान उसकी प्रकृति और गुणवत्ता के आधार पर कर सकता है। कंपनियों द्वारा ट्रेडमार्क को एकाधिकार के लिए पंजीकृत कराना जरूरी होता है। पंजीकृत ट्रेडमार्क पर कंपनी अनन्य अधिकार का दावा कर सकती है। भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं अपंजीकृत ट्रेडमार्क को सुरक्षा सामान्य कानून के तहत प्रदान की जाती है। एक ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैध होता है, हालांकि कंपनी द्वारा इसे हर 10 साल बाद अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है। अगर किसी ट्रेडमार्क को उसके स्वामित्व वाली कंपनी की अनुमति के बिना उपयोग किया जाता है तो इसे ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस मामले में समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए लगभग समान चिन्ह का उपयोग करना भी उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है। गौरतलब है कि भारत वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क प्रणाली का सदस्य है। हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लागू करने में असमर्थता जताई है। साथ ही कंपनियों ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन में शामिल गोपनीयता निहितार्थों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इन कंपनियों ने कहा है कि CNAP के प्रस्ताव को लागू करना तकनीकी रूप से भी मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय बाजार में कई फोन इस तरह की सुविधा को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है। दरअसल ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नवंबर 2022 में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया था।
इस पर ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के विचार मांगे थे। परामर्श पत्र के तहत नियामक प्राधिकरण ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लागू करने के लिए 4 संभावित तरीकों या मॉडल्स का प्रस्ताव दिया था। CNAP एक ऐसी सुविधा है जिसमें फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखता है। इसके लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को आने वाली अज्ञात फोन कॉल्स के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो। इससे वे अज्ञात या स्पैम कॉलर्स के उत्पीड़न से बच सकेंगे। चूंकि आमतौर पर ग्राहकों को अज्ञात कॉल करने वाले का नाम और उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती है, यह मानते हुए कि यह अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा अवांछित और व्यवसाय संबंधी कॉल हो सकती है, ऐसे में ग्राहक कभी कभी उनका जवाब न देने का विकल्प चुनते हैं। इससे वास्तविक या जरूरी कॉल भी रह जाती है। ऐसी समस्या से बचने के लिए CNAP एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गौरतलब है कि बाजार में CNAP जैसी सुविधा देने वाली ट्रू कॉलर जैसी कंपनी पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये कंपनी स्वीडन मूल की है। इसके साथ ही ट्रू कॉलर की यह सुविधा ग्राहक की मर्जी पर निर्भर होती है, लेकिन ट्राई द्वारा प्रस्तावित CNAP अनिवार्य होगी। इसमें ग्राहकों की मर्जी के बिना भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। बीते दिनों भारत की प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका IJJB यानी इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में एक लेख प्रकाशित हुआ। लेख का विषय पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और इसकी जटिलताएं था। इसमें PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और इसके उपचार पर बात की गई है। आपको बता दें कि PCOS वर्तमान में प्रचलित विकारों में से एक है। भारत में 5 महिलाओं में से 1 महिला इसी रोग से पीड़ित है। वहीं वैश्विक स्तर पर 10 महिलाओं में से 1 महिला इस रोग से प्रभावित है। अभी तक इस विकार का सही कारण ज्ञात नहीं हो पाया है। फिर भी अत्यधिक हार्मोनल असंतुलन को सिंड्रोम का प्रमुख कारण माना गया है। गौरतलब है कि इससे पीड़ित महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है। एंड्रोजन हार्मोन को पुरुष हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह लोगों में अतिरोमता यानी शरीर पर अत्यधिक बाल की स्थिति पैदा करता है। साथ ही ये एसेंथोसिस नाइग्रिकन्स बीमारी का भी कारण होता है। एसेंथोसिस नाइग्रिकन्स का मतलब शरीर में पड़ने वाले काले निशान से है, जो प्रमुख रूप से गर्दन और हाथ के नीचे मौजूद होते हैं। यह सिंड्रोम हृदय रोग, मधुमेह, मेलेटस और गर्भाशय कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही इस सिंड्रोम से पीड़ित महिलाएं बांझपन का भी शिकार होती हैं। इस रोग के इलाज में मेटाफॉर्मिन, क्लोमिफीन, लेट्रोजोल और स्प्रिनोलैक्टोन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि लंबे समय तक इनका प्रयोग करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में इस रोग के इलाज के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रयोग अधिक होने लगा है, जो हार्मोन को स्थिर और संतुलित रखने का कार्य करती हैं। बीते दिनों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 अज्ञात द्वीपों का नाम देश के वीर जवानों के नाम पर रखा है। इनमें मेजर धन सिंह थापा, विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे सहित 21 जवान शामिल हैं। ये सभी वीर जवान परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2018 में प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा था। साथ ही नील और हैवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा था। यह द्वीप समूह इतना खास इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत की पहली स्वतंत्र सरकार बनी थी। साथ ही यहाँ पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 में की गई थी। इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जाता है। आज तक 21 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। परमवीर चक्र अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के समान है। गौरतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। इसमें लगभग 500 से अधिक छोटे और बड़े द्वीप मौजूद हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। साथ ही 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। हाल ही में द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है। यह अध्ययन SARS-CoV-2 संक्रमण और हाइब्रिड प्रतिरक्षा की सुरक्षात्मक प्रभावशीलता पर आधारित है। इसमें दावा किया गया है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी गंभीर कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अन्य इम्यूनिटी कुछ महीनों के भीतर ही समाप्त हो जाती है। यहाँ अन्य इम्यूनिटी से मतलब इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी से है। अध्ययन में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 12 महीने बाद हाइब्रिड इम्यूनिटी की प्रभावशीलता 97.4% देखी गई। वहीं बूस्टर डोज लेने के 6 महीने बाद प्रभावशीलता 95.3% थी।
इसके अलावा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और वे फिर से संक्रमित हो जाते हैं तो इस मामले में हाइब्रिड इम्यूनिटी की प्रभावशीलता 41.8% दर्ज की गई, जबकि बूस्टर डोज लगने के बाद पुनः संक्रमण के मामले में प्रभावशीलता 46.5% दर्ज की गई है। दरअसल WHO इम्यूनिटी को 3 रूपों में वर्गीकृत करता है। इनके नाम क्रमशः इन्फेक्शन इंड्यूस इम्यूनिटी, वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी और हाइब्रिड इम्यूनिटी है। यहाँ इन्फेक्शन इंड्यूस इम्यूनिटी का मतलब ऐसी प्रतिरक्षा से है जो व्यक्ति का शरीर उस रोग के खिलाफ स्वयं डेवलप करता है, जबकि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी में वैक्सीन के लगने के बाद व्यक्ति का शरीर इम्यूनिटी डेवलप करता है। वहीं हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब ऐसी प्रतिरक्षा से है जिसमें किसी व्यक्ति ने कोविड-19 वैक्सीन की एक या अधिक खुराक ली हो, साथ ही टीकाकरण के पहले या बाद में कम से कम एक बार SARS-CoV-2 से संक्रमित हुआ हो। बीते दिनों भारतीय नौसेना में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS वागीर को शामिल किया गया। यह कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रेंच मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही 6 पनडुब्बियों में से 5वीं है। इनमें से 4 पनडुब्बियों को पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में साल 2017 में, दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 में और चौथी सबमरीन INS वेला को नवंबर 2021 में शामिल किया गया। छठी और आखिरी सबमरीन के साल 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक यह पनडुब्बी भारत के समुद्री हितों को साधने का काम करेगी, साथ ही युद्ध के समय खुफिया निगरानी और टोही अभियान के संचालन में भी मददगार साबित होगी। INS वागीर लगभग 67 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची है। इसकी रफ्तार पानी के ऊपर लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा यह पनडुब्बी आधुनिक हथियारों से भी लैस है जो लगभग 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इस पनडुब्बी का नाम पूर्व वागीर से लिया गया है जो साल 1973 से साल 2001 के बीच लगभग 30 साल तक भारतीय नौसेना में कार्यरत रही। नए वागीर का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था और इसने पिछले साल फरवरी में अपने पहले समुद्री परीक्षण को संपन्न किया था, जबकि इस पनडुब्बी को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं हेतु दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम वर्ष 2021 में लाया गया था। कथन 2, इसने वर्ष 2011 के सूचना प्रौद्योगिकी नियम को प्रतिस्थापित किया। और कथन 3, इसका उद्देश्य सोशल मीडिया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचार का नियमन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, AT1 बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, AT1 बॉन्ड एक प्रकार के असुरक्षित बॉन्ड होते हैं। 2, इन्हें बैंकों द्वारा बेसल 3 मानदंडों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। 3, इनकी परिपक्वता अवधि 30 दिन होती है। और 4, जारीकर्ता के पास एक निश्चित अवधि के बाद इन बॉन्ड्स को वापस खरीदने का विकल्प होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 4, C केवल 1, 2 और 4 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। और 2, भारत की वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता स्थापित करने की योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CNAP सुविधा के तहत ग्राहकों को अपनी फोन स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा। कथन 2, इसमें ग्राहकों की मर्जी के बिना भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। और कथन 3, दूरसंचार कंपनियों ने CNAP को लागू करने में असमर्थता जताई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है A 23 जनवरी को, B 21 जनवरी को,
सी 25 जनवरी को या फिर डी 22 जनवरी को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। इन दिनों मध्य प्रदेश की सांख्य सागर झील जलकुंभी से ढक गई है। इससे झील की जैव विविधता पर खतरे को लेकर आशंका जताई गई है। दरअसल जब जलकुंभी किसी जल निकाय की सतह को कवर कर लेती हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश को पानी में प्रवेश नहीं करने देती हैं और इस वजह से उस जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल निकाय की जैव विविधता में कमी आती है। गौरतलब है कि सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है और ये एक कृत्रिम झील है। इसे करीब 6 महीने पहले यानी जुलाई 2022 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि साइट है। हाल ही में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का परीक्षण किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा की गई है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि इसकी अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है और इसे गूगल के एंड्रॉयड और iOS की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और निजी माना जा रहा है। यही वजह है कि इसे इन दोनों के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक भरोस में कोई फर्स्ट पार्टी ऐप शामिल नहीं है। ये निजी ऐप स्टोर को सपोर्ट करेगा। इस वजह से उपयोगकर्ता अपनी पसंद के ऐप्स को इंस्टॉल और उपयोग कर सकेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एंडोर्समेंट दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों। इसमें विफल रहने पर इन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस तरह अब इन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रचार करने वाले किसी उत्पाद या ब्रांड के मौद्रिक या भौतिक लाभों की अब अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी। ऐसा करने के पीछे मंत्रालय का मकसद ग्राहकों को असंगत व्यापार के तरीकों से बचाना है। हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत प्रवाह पहल की शुरुआत की गई है। इसका मकसद जनसाधारण के रोजमर्रा के जीवन में नदियों, बंदरगाहों और नौवहन की भूमिका को प्रदर्शित करना है। इस तरह इस पहल के तहत साहित्य, संवाद और संचार के माध्यम से आम जनमानस को जलमार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल जून या जुलाई तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। इसरो के मुताबिक इसे सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस तरह का अध्ययन करने के लिए ये पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इसे L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। L1 कक्षा सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लैग्रेंजियन बिंदु है। ये कक्षा आदित्य L1 को लगातार सूर्य की ओर देखने में मदद करेगी। गौरतलब है कि लैग्रेंजियन वह बिंदु होता है जहां दो निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में कोई छोटा खगोलीय पिंड ऐसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिससे उसकी स्थिति दोनों निकायों के सापेक्ष स्थिर बनी रहती है। गणतंत्र दिवस समारोह के खत्म होने के बाद भारत पर्व का हुआ आगाज। ये पर्व 26 जनवरी की शाम से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें गणतंत्र दिवस की शाम के बाद दिल्ली में लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर इवेंट होता है। इसमें देश भर के अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं। भारत पर्व को गणतंत्र दिवस के अगले दिन यानी 27 जनवरी के दिन मनाने का फैसला वर्ष 2016 में लिया गया था। इस पर्व को मनाने का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से भारत की विविधताओं से भरी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। शुरुआत में 3 दिन तक मनाया जाता था, लेकिन अब इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। इसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। गौरतलब है कि इसे भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा नवंबर 2022 में वयस्कों में बूस्टर खुराक के रूप में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। इसे 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को के मुताबिक इससे ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके माध्यम से ओडेसा के लिए वित्तीय और तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक पहुंच सुलभ होगी। आपको बता दें कि ओडेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये दक्षिण पश्चिम में काला सागर के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन केंद्र और बंदरगाह है। इसे कभी कभी पर्ल ऑफ द ब्लैक सी यानी काला सागर का मोती भी कहा जाता है।
हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।